नमस्कार साथियों, जय माँ सरस्वती, जय हिंद। मैं सौरभ मिश्रा आपका सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, GIC-LT वैकेंसी, वो फाइनली अब फुल नोटिफिकेशन के रूप में आ गया है और काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। सिलेबस में भी हुआ है और पैटर्न भी हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। इनमें सब बात करेंगे, किस में बात करेंगे, सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सीट्स कितनी है, कौन से सब्जेक्ट का सीट कितना है, किस में कंपटीशन ज़्यादा है और कहाँ से क्या तैयारी करें, OTR क्या होता है, फार्म डेट कब तक है, OTR कैसे करें, सारी चीज़ों पे हम एक शॉर्ट वीडियो में इसमें बात करने जा रहे हैं। तो सिलेबस में बदलाव हो गया है, अब प्री और मेंस शामिल हो गया है। इसका अंदाज़ा हम लोग को बहुत पहले से लग गया था, आपको भी, आपने भी कई जगह सुने होंगे, सोशल मीडिया पे भी। और इसके संबंध में हम फुल PDF टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया, व्हाट्सएप पे भी कर दिया गया है, तो आप वहाँ पे देख चुके होंगे अब तक। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन को देखते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। व्हाट्सअप टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट ऑलरेडी कर दिया है, तो इसमें सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप LT की तैयारी करना चाहते हैं, LT के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये आपका वीडियो सफिशियंट होगा। इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, चाहे आप जिस सब्जेक्ट से हों। अगर कुछ भी दिक्कत होता है फिर भी आप सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो बात कर लेते हैं, देखते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ की। 28 जुलाई से ऑनलाइन स्टार्ट है, यानी आज से स्टार्ट है और 1 महीने यानी 28 अगस्त तक ये ऑनलाइन चलेगा। और आवेदन में कोई करेक्शन होता है और तो आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन का डेट कब तक है? 4 सितंबर तक है। आइए पढ़ते हैं, हिंदी फॉर्मेट पढ़ लेते हैं, जूम कर लेते हैं। देखिए क्या क्या चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, इसमें सब कुछ। तो OTR करना ज़रूरी होगा। अगर OTR नंबर प्राप्त है, अगर आपने इससे पहले RO या UP PCS या APS कोई भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा फॉर्म फिल किया होगा, तो आपके पास ऑलरेडी OTR होगा, तो आप उस OTR से फॉर्म भर सकते हैं। अगर OTR नहीं है तो इस वेबसाइट पे OTR परीक्षा.nic.in पे एक OTR अपना कर सकते हैं। उसके बाद OTR के बाद फीस भुगतान होगा, फिर फाइनल सबमिशन हो जाएगा, तो आपका फॉर्म भर जाएगा। इसके लिए एक ईमेल चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। आप, ये तो हो गया फार्म ऑनलाइन डेट का और सारी चीज़ों का हो गया। अब बात कर लेते हैं कि एज की बात कर लेते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है और आपका ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी क्या है। देख लीजिए, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, पहले एज क्या, पहले एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। सहायक अध्यापक हिंदी के लिए क्या चाहिए? किसी भी विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन किया हो, साथ में आपके पास BEd डिग्री होनी चाहिए। इसमें पूरा आपका कॉम्बिनेशन भी क्लियर हो जाएगा हर सब्जेक्ट का कि आपको क्या क्या चाहिए। दूसरा, सहायक अध्यापक पुरुष या महिला अंग्रेजी के लिए क्या चाहिए? आपने किसी भी विश्वविद्यालय से BA किया हो, यानी ग्रेजुएशन किया हो इंग्लिश साहित्य में, और साथ में BEd किया हुआ हो। गणित के लिए क्या चाहिए आपका? इसमें देखिए सब सब्जेक्ट का एक एक बताएंगे जिससे कुछ छूटे ना। गणित के लिए क्या चाहिए? गणित में आपने स्नातक किया हो, साथ में BEd हो। विज्ञान के लिए क्या चाहिए? देखिए विज्ञान वालों का लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो विज्ञान के लिए आपको चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपने स्नातक किया हो, यानी आपके ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, साथ में आपके BEd चाहिए। और सामाजिक विज्ञान वालों के लिए भी देखिए, ये भी कंफ्यूज रहते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के लिए क्या चाहिए कि आप या इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र विषय में से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक की उपाधि की हो। यानी आपके ग्रेजुएशन में या तो इतिहास, हिस्ट्री और सिविक्स इतिहास और पॉलिटिकल साइंस हो, राजनीति विज्ञान, या भूगोल इतिहास हो, या राजनीति विज्ञान भूगोल हो, या इतिहास अर्थशास्त्र हो। ऐसे आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, तो आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। और कंप्यूटर के लिए देख लीजिए, कंप्यूटर के लिए क्या चाहिए? BA BTech कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो। या ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस जो BCA वाले हैं वो भी भर सकते हैं, या ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो BCA वाला होता है, या ग्रेजुएट डिग्री विद एलांग एक लेवल कोर्स चाहिए। एलांग मतलब साथ में A लेवल का कोर्स चाहिए, या BTech ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस एंड MCA किया हो आपने, और क्या हो उसके साथ BEd किया हो। अगर आपके पास BEd नहीं है, कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, तो आप भी एलिजिबल हैं BTech किया है तो। और उर्दू के लिए देख लीजिए, उर्दू के लिए क्या चाहिए? उर्दू से स्नातक और आपको BEd चाहिए। और जीव विज्ञान का अलग से निकलता है, देख सकते हैं। जीव विज्ञान के लिए क्या चाहिए कि ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आपने लिया हो, साथ में BEd हो। और संस्कृत में क्या चाहिए? आप एक विषय में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि लिया हो, यानी आपने संस्कृत से स्नातक किया हुआ हो। और कला में क्या चाहिए कि कला वाले भी कन्फ्यूजन रहते हैं कि NCT द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मतलब BEd की उपाधि की हो, और किसी विश्वविद्यालय संस्था से कला में स्नातक की उपाधि ली हो। या तो क्या होना चाहिए, या तो आपके पास BFA होना चाहिए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, और स्नातक में किसी विश्वविद्यालय से
अधिमानी के रूप में बीएड की उपाधि ली हो। और दूसरा देख लेते हैं संगीत का। संगीत के लिए क्या चाहिए, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो और संगीत में बीएड नहीं मांगा जा रहा है, और या तो संस्था जो दिया गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक उपाधि के साथ भारत खंडीय संगीत महाविद्यालय संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर हो। ये सारी चीज़ें चाहिए। हिंदी वाला देख लेते हैं। हिंदी वाला आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो हिंदी में मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम जल्दी में। तो हिंदी में कहते हैं हिंदी के साथ संस्कृत भी अनिवार्य होना चाहिए। देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय की हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। अगर आपने ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं लिया है, आपने जो इंटरमीडिएट किया जाता है संस्कृत से या मध्यमा किया जाता है, अगर आप वो किए हुए तो आप संस्कृत के हिंदी के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये आपके कॉम्बिनेशन हो गया सब्जेक्ट का, और कुछ सब्जेक्ट बचा हुआ है, देख लेते हैं। 15 सब्जेक्ट का है। वाणिज्य यानी कॉमर्स के लिए क्या चाहिए, किसी विश्वविद्यालय संस्था से वाणिज्य में स्नातक चाहिए, फिर बीएड चाहिए। और शारीरिक शिक्षा के लिए क्या चाहिए कि ग्रेजुएशन चाहिए और साथ में बीपीएड चाहिए। और गृह विज्ञान के लिए क्या चाहिए, आपका गृह विज्ञान से स्नातक और बीएड चाहिए। और कृषि उद्यान कर्म के लिए क्या चाहिए, आपका उद्यान कर्म कृषि में स्नातक चाहिए प्लस बीएड चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई। कॉम्बिनेशन आप समझ गए होंगे क्या क्या रहेगा, तो आप इस फार्म के लिए एलिजिबल हैं। अधिमानी अर्हता बता दिया गया है, कुछ लोगों को विशेष छूट दिया गया है, जैसे एनसीसी में हो या प्रादेशिक सेना में हो। और ये सारी चीज़ें दिया गया है कि अनिवार्य शिक्षा दिव्यांगजनों के लिए दिया गया है। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो देख सकते हैं भारत में किसी विश्वविद्यालय से स्नातक किया हो और पुनर्वास द्वारा संस्था से बीएड आपने किया हो, प्रेल पद्धति या किसी में किया हो। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा, पीडीएफ दे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं, सिलेबस भी हो गया, पैटर्न भी हो गया, मतलब सिलेबस हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। सिलेबस अभी कहा हुआ, सिलेबस आगे आएगा। 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, यानी जो 1 जुलाई 2025 है तब तक में आप 21 वर्ष कर चुके हों, और 2 जुलाई 1985 से पूर्व आपका जन्म न हो, यानी 1 जुलाई 2025 को आप 40 से ज़्यादा न हो, ठीक है ना। यानी 2 जुलाई 1985 से पूर्व, यानी 1 जुलाई 2004 के बाद का जन्म आपका न हुआ हो। आयु सीमा में छूट दिया गया है, आप सब देख सकते हैं किनको किनको दिया जाएगा, कि जो दिव्यांगजन हैं उनको दिया जाएगा, और जो आप अपना छूट निर्धारित करते हैं, देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, वर्गीकृत खेल में कुशल खिलाड़ियों, कर्मचारियों, इन सबको दिया जाएगा। अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं फार्म का, तो अब बता दिए ओटीआर ज़रूरी है, कैसे क्या भरना है। अब बात कर लेते हैं पैटर्न पे, क्योंकि पैटर्न में बदलाव हुआ है। इस सर्टिफिकेट का EWS OBC का आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। और अगर आप लीगल हो तब बनवाइएगा, अदरवाइज मत बनवाइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलती है। देखिए, पेपर पैटर्न में जो बदलाव हुआ है, तो पेपर में इस बार प्री और मेन शामिल कर लिया गया है। क्या शामिल कर लिया गया है, प्री मेन, यही सबसे बड़ा बदलाव है। अभी तक जो पेपर होता था मेंस जैसा कुछ नहीं होता था। तो जो ये ध्यान से देखिएगा, आपका मेन काम यहाँ से है। तो प्रारंभिक परीक्षा होगा, एक पीटी होगा, जिसे प्रीलिम्स बोलते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 1 चरण में होगा। प्रश्न पत्र 1 होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें 150 सामान्य अध्ययन के, 30 प्रश्न वैकल्पिक मुख्य विषय के, माने 120 प्रश्न रहेंगे वैकल्पिक, और जिसमें 30 क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन जीएस का रहेगा। यानी प्रत्येक प्रश्न निर्धारित अंक 2 अंक रहेंगे और निर्धारित कुल अंक 300, और समय 2 घंटा। यानी 150 क्वेश्चन रहेगा, 300 नंबर का रहेगा, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 150 में 120 आपके सब्जेक्ट से आएंगे, 30 आपके जीएस से आएंगे। फिर आ जाता है मुख्य परीक्षा। जो मुख्य परीक्षा होगा, प्रश्नों की संख्या 20 होगा, प्रश्नों की संख्या 20, 10 और 10 होगा, और जो कि 200 नंबर का होगा। 80 + 120, जो पहला 10 रहेगा वो 80 का रहेगा, जो दूसरा 10 रहेगा वो 120 का रहेगा। समय 3 घंटा यहाँ पे दिया जाएगा। और संगत पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र की संरचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। जैसे आपके सब्जेक्ट जो हैं उनका निम्नवत दिया गया है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा। मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य होंगे, जो 2 खंडों में विभाजित होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नवत होगा। खंड अ में 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर आपको 125 शब्दों में लिखने हैं और 8 अंकों का होगा। खंड ब 10 प्रश्न होगा, दीर्घ उत्तरीय होगा, जिनके उत्तरों की सीमा अधिकतम 200 होगा, 12 अंक का होगा।
अब दिया गया है सब्जेक्ट वाइज। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या होगा मेंस में, अगर ब्रेल लिप वाले हैं तो ब्रेल लिप रहेगा, अर्हता होना चाहिए, और 200 घंटे का रहेगा और 100 दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए सब सब्जेक्ट का दिया गया है, योजना के बारे में यहाँ पे बार बार वही चीज़ें मूक बधिर का दिया गया है, आप देख सकते हैं पीडीएफ में। और लिखित परीक्षा में देख सकते हैं सबका दिया गया है अपना। हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश भी लेके चलते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सब है हर विषय का। तो एक विषय से आप समझ सकते हैं, पीडीएफ देख लीजिएगा कि सिलेबस दिया गया है बाकायदा, क्या क्या आएगा, कि किस में क्या आएगा, आप देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का देख सकते हैं, यही थोड़ा ब्रेल लिप वालों का थोड़ा चेंज रहेगा, बाकी ये है सिलेबस कि भूगोल में ये आएगा, ये आएगा, पूरा सिलेबस है। आप टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सब मैंने अपलोड कर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया है कि जो मेंस है डिस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव है, और जैसे हिंदी का ही देखिए सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या आएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा, गद्य का रचनाकार, ये सारी। इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश वालों का देख लेते हैं कि अनसीन पैसेज आएगा खंड ए, मतलब पार्ट ए में, और सेक्शन ए की बात कर रहे हैं। ग्रामर आएगा, ग्रामर में देख सकते हैं। सेक्शन बी में ये आएगा, लिटरेसी आएगा, पोइट्री आएगा, ड्रामा आएगा, प्रोज एंड फिक्शन आएगा, ऐसे आ जाएंगे। ये कृषि का हो गया। ऐसे सब सब्जेक्ट के दिए गए हैं। और सिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ अगर ज़्यादा हम बताते चलेंगे तो लंबा हो जाएगा। पीडीएफ देख सकते हैं, वहाँ पे सिलेबस आपको मिल जाएगा, या सब्जेक्ट वाइज स्पेशल वीडियो बना देंगे बाद में। तो किसमें कितनी सीटें हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मेन होता है सीटों का। तो हिंदी में आपका 568 सीट है, और इंग्लिश में 540 है। इंग्लिश में कितना है? 540। गणित में 556, विज्ञान में 764, सामाजिक विज्ञान में 561, जीव विज्ञान में 185। ये सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक के लिए है, समझ सकते हैं ना। और जीव विज्ञान में 185 है, कला में आपका 383 है, संस्कृत में 90 है, संगीत में 52 है, उर्दू में 102, गृह विज्ञान में 206, वाणिज्य में 35, शारीरिक शिक्षा में 203, कृषि में 14, कंप्यूटर में 601। ओवरऑल 4800 सीट ऐसे पे है। ठीक है, एक इसका सीट दिया गया है, आप समझ सकते हैं। पुरुष शाखा का दिया गया है, इसमें भी दिया गया है श्रेणी रिक्तियों का। दूसरा दिया गया है ये महिला शाखा का। ठीक है, पुरुष महिला का यहाँ पे अलग अलग डिवाइड भी कर दिया गया है। 4860 इधर है, और ये पुरुष महिला का दिया गया है। हिंदी में कितना है दिव्यांगजनों के लिए? ये दिव्यांगजन पुरुष का है। हिंदी में 22 है दिव्यांग, अंग्रेजी में 21 है, गणित में 22 है, विज्ञान में 30। ये है पुरुष दिव्यांगजन का। यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया है, मतलब दिव्यांगजनों का भी अलग कर दिया गया है। तो और टोटल ओवरऑल कितना सीट हो रहा है? 2525 हो रहा है। ठीक है ना, कितना हो रहा है? 2525 इधर। तो अगर महिलाओं का ये 2525 है, ये वो पुरुषों का था। ठीक है, पुरुष शाखा का देखिए मैंने बता दिया 540 था, महिलाओं का हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि ज़रूरी है। दिव्यांगजनों का भी मैंने बता दिया ऊपर। महिलाओं के लिए हिंदी में 119 है, अंग्रेजी में 113, गणित में 537, विज्ञान में 573, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। सामाजिक विज्ञान में 140, और जीव विज्ञान में आपका 29, कला में 195, संस्कृत में 92, संगीत में 13, उर्दू में 18, गृह विज्ञान में 163, वाणिज्य में 23, शारीरिक 55, कंप्यूटर में 455। तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ये महिला दिव्यांगजन का दिया गया है। इन दोनों के लिए सबसे ज़्यादा विज्ञान में सीट है, और उसके बाद कंप्यूटर में है। तो आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और आप पीडीएफ इसका डाउनलोड करना चाहते हैं टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एलटी वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि या किसी भी एग्जाम तैयारी करते हैं सभी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे परीक्षा संबंधित अपडेट और क्लास आरओ के लिए भी मैंने चलाया था, एलटी के लिए भी इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी के लिए कोशिश रहेगा लेकर आएंगे। उम्मीद रहेगा तो फिजिक्स का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक आते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।